अस्सलाम वालेकुम। FAR 2 कैप 5 लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। दो तीन बातें ज़रा ध्यान से सुनने वाली। कल जो सवाल किया था समझ आ गया था? इंटेंजिबल अगर इंटरनली जनरेट करें तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कुछ समझ आई थी? हाँ, आज उसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे IAS 16 में नोट बनाते थे वैसा नोट बनाएंगे आज, या बना लेंगे या बाकी सारी वर्किंग कर लेंगे और कल इंशाल्लाह फिर नोट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल वैसे ही नोट बनेगा जैसे FAR 1 के अंदर हम PPE का नोट बनाते थे, 100% सेम। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन उससे पहले मुझे एक दो बातें आपने बतानी हैं। मुझे ये बताएं कि सवाल के अंदर अगर लिखा हो कमर्शियल प्रोडक्शन हैज़ स्टार्टेड, अगर ये जुमला लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? मेरा सवाल सुने पहले। इसका मतलब क्या है? क्या रिसर्च स्टार्ट हुई है? क्या रिसर्च कंप्लीट हुई है? क्या डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है? क्या डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है? आई के पर्चों में ये लफ्ज़ लिखा होता है अक्सर। तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड का मतलब क्या हुआ करेगा कि हमने इंटेंजिबल को कंप्लीट कर लिया है, इंटेंजिबल कंप्लीट होकर रेडी टू यूज़ हो गया और इंटेंजिबल R&D डिपार्टमेंट से निकाल के हमने फैक्ट्री मैनेजर के हवाले कर दिया और उसने कमर्शियल प्रोडक्शन उस इंटेंजिबल से, उस फार्मूला के तहत, उस डिज़ाइन के तहत चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियली चीज़ों को प्रोड्यूस कब करना शुरू करते हैं हम? जब वो डिज़ाइन या वो फार्मूला या वो चीज़ जो है वो हमारी तैयार हो जाती है, टेस्ट रन से गुजर जाती है, रेडी टू यूज़ होती है। ठीक है ना? तो अगर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड का लफ्ज़ सवाल में लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ करेगा? इसका मतलब ये हुआ करेगा कि डेवलपमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड, हैज़ बीन कंप्लीटेड। हद हो गई यार, इतनी देर से मैं कहानी बता रहा हूँ और तुमने एंड पे जाके सारा जवाब ही गलत कर दिया। ठीक है, तो ये लफ्ज़ पर्चों के अंदर नज़र आएगा। यार ये ना AC बहुत आवाज़ दे रहा है, ये वाला AC बंद कर दें, ये वाला AC बंद करवा दें। अच्छा जी, तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड का मतलब क्या होगा? जब इंटेंजिबल डेवलप होना कंप्लीट होगा तो R&D डिपार्टमेंट से साइंसदान जो हैं वो हवाले करेंगे उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले उसको देखकर उस डिज़ाइन के तहत, उस फार्मूला के तहत चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे कमर्शियली। क्लियर है ये बात? आज एक बात हो गई ये। दूसरी बात, हमने बात ये की थी कि जब रिसर्च शुरू होगी तो जो भी कॉस्ट्स इनकर होंगी वो सारी की सारी एक्सपेंस आउट करनी है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट फेज़ आ जाएगा। तो डेवलपमेंट फेज़ में दो हिस्से थे, डेवलपमेंट फेज़ दो हिस्सों पर था। एक वो हिस्सा डेवलपमेंट फेज़ का जिसमें अभी 6 क्राइटेरिया मीट, वो हमने कल नहीं पढ़े थे, वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले पहले जितनी डेवलपमेंट है उस दौरान इनकर होने वाली कॉस्ट भी क्या करनी है? एक्सपेंस आउट करनी है। और डेवलपमेंट के अंदर जब 6 क्राइटेरिया मीट कर जाएं तो उसके बाद जितनी कॉस्ट इनकर होंगी उनको कैपिटलाइज कर लेना है। ठीक है, कल हमने थोड़ी सी बात ये की थी कि रिसर्च होती क्या है और फिर एग्जाम्पल्स थी। मैंने कहा था इनको बिल्कुल भी याद नहीं करना, जस्ट घर पे जाके पैरा 56 को आपने हाईलाइट कर लेना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को मैंने कहा था हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि अभी अभी आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता तो दिया कि रिसर्च फेज़ के सारे खर्चों को क्या करना है? एक्सपेंस आउट। फिर आपको मैंने कहा था डेवलपमेंट फेज़ क्या है, वो जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने कहा था मत हाईलाइट करना। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले पहले वाले अरसे में खर्चे एक्सपेंस आउट और बाद वाले खर्चे कैपिटलाइज। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स के बारे में आपको कहा था कि पैरा 57 को, ये सॉरी पैरा 59 को आपने हाईलाइट कर लेना है, किसी MCQ के अंदर ना इस्तेमाल हो जाए, इसलिए पता हो कि डेवलपमेंट, मतलब वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज पास पेपर का सवाल हम करेंगे उसके अंदर आपको नज़र आएगा 6 क्राइटेरिया
पढ़ाता हूँ ना मैं, या तो उन 6 क्राइटेरिया में से कोई एक आधी चीज़ लिख देता है आई कैप, या फिर वैसे ही बता देता है कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तो रिसर्च में क्या कुछ होता है, डेवलपमेंट में क्या कुछ होता है, ये टेक्निकल बातें हैं, साइंसदानों से ही पूछ के स्टैंडर्ड वालों ने यहाँ पे लिखी होंगी, तो ये आपने भी वहाँ स्टैंडर्ड में लिखी हुई देख लेनी है, इनको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी डेवलपमेंट फेज़ के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, जिसमें 6 क्राइटेरिया को हमने नहीं पढ़ा था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी? एन इनटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट शैल बी रिकॉर्डेड, यानी इंटेंजिबल एसेट शैल बी रिकॉर्डेड। इंटेंजिबल कब रिकॉर्ड करना है? इफ एंड ओनली इफ एन एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और नीचे अगर आप गौर करें तो ये 6 पॉइंट्स हैं, तो ये वो 6 क्राइटेरिया हैं जो मीट करने पर एंटिटी को अलाउ है कि वो इंटेंजिबल को रिकग्नाइज यानी रिकॉर्ड कर ले। इंटेंजिबल एसेट शैल बी रिकग्नाइज्ड यानी रिकॉर्डेड इफ एंड ओनली इफ एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ दीज 6 क्राइटेरिया। इनमें से कोई एक भी मिसिंग हुआ तो हम कहेंगे 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे, अभी इंटेंजिबल को कैपिटलाइज करना शुरू नहीं करना, ये खर्चे एक्सपेंस आउट करो, ठीक है। अब ये 6 क्राइटेरिया क्या हैं, अगेन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ा देता हूँ। इस पैरा को हाईलाइट कर लेना, इसको भी हाईलाइट, ठीक है। 57 को भी कर लेना, ठीक है। कितने बच्चों ने घर जाके पैरास को हाईलाइट कर लिया है? माशाल्लाह 5, 6, 7 बच्चों ने कर लिया है पूरे 100 सवा 100 में से। कमाल नहीं हो गया? ऐसे ज़बरदस्त रेशियो है, ठीक है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कर लीजिए साथ के साथ ये काम, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट वालों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम करेला कोला बनाएंगे या कद्दू कोला बनाएंगे, ठीक है। अब ये उनका ख्याल है। अब वो ख्याल असल में गवर्नमेंट वाले और बैठे हुए थे साइंसदान वेले, तो ओनर ने कहा चलो यार इनको किसी काम ही लगा दें, ठीक है। तो ओनर ने क्या कहा कि यार आप ना करेला कोला का फार्मूला तैयार करो। अब साइंसदान बैठ गए सर जोड़कर, ठीक है, करेले भी ले आए, रॉ मटेरियल वगैरह, ठीक है। उसके बाद वो सारों की तनख्वाहें भी अब लगेंगी, कुछ ओवरहेड्स भी लगेंगे, ठीक है। अब उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब ये रिसर्च फेज से गुजर रहा होगा काम, फिर डेवलपमेंट शुरू हो गई होगी, फिर डेवलपमेंट फेज चल रहा होगा। तो ये 6 चीज़ें जब डेमोन्स्ट्रेट कर जब हो जाएं, ये 6 चीज़ें जब ओके हो जाएंगी, तो उससे ऑनवर्ड जो खर्चे हैं वो इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। कौन कौन से? हम सबसे पहले तो साइंसदानों से पूछेंगे, भाई करेला कोला बना भी लोगे? टेक्निकल फिजिबिलिटी। कहा हाँ हाँ हमने बड़े कोले बनाए हैं, कद्दू कोला, टिंडे कोला, करेला कोला क्या है, बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या पूछेंगे साइंसदानों से जाके? टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इंटेंजिबल सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज और सेल। साइंसदानों क्या तुम ये करेला कोला बना पाओगे? टेक्निकल फिजिबिलिटी। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल बना लेंगे। फिर हम चले गए ओनर के पास, भाई साहब ये वेले बैठे हुए थे, काम लगाया है, या वाकई आप सीरियस हैं कि करेला कोला को कंप्लीट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे, लॉन्च करेंगे? तो ये मालिक, ये अकाउंटेंट बेचारा फिर रहा है, कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है, क्योंकि उसने अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने दफ्तर से निकला और साइंसदानों की लेबॉर्ट्री में घुसा। हाँ भाई बना लोगे? उन्होंने कहा हाँ बना लेंगे। वहाँ से निकला, उसके बाद ओनर के कमरे में दाखिल हुआ। सर वो कंप्लीट करेंगे? आप कोई है इरादा आपको ये बनाने का, या बस टाइम पास के लिए आपने ये काम किया कि चलो यार पैसे बड़े पड़े हैं, ये भी वेले बैठे हैं, काम लगाओ इनको? मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, इंटेंशन है टू कंप्लीट द इंटेंजिबल, फिर यूज़ करें या सेल करें उसको, हमारी इंटेंशन है, हम कंप्लीट करेंगे। दरवाज़ा बंद किया अकाउंटेंट ने, उस कमरे से निकला और फिर प्रोडक्शन या मार्केटिंग वालों के पास जाएगा और उनको जाके कहेगा यार ये बन तो जाएगा, वो कह रहे हैं हम बना लेंगे, सेठ साहब कह रहे हैं हाँ जी इरादा भी है, तुम ये बताओ लोग खरीदेंगे भी सही ये कड़वा सा कोला है? एबिलिटी टू यूज़ और सेल, क्या ये एबिलिटी है? मार्केट में लगा कमाल हो गई, हम ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि लोग समझेंगे कि कोला तो सिर्फ करेला कोला, ठीक है। यहाँ से भी ओके हो गया, यहाँ से भी ओके हो गया।
अब आगे गए, अब बेचारा अकाउंटेंट फिरे जा रहा है, ठीक है। अकाउंटेंट फिर क्या कहेगा, अकाउंटेंट फिर इन्हीं में से किसी से पूछ लेगा। हो सकता है पहले वाली उसने प्रोडक्शन वालों से पूछ लिया हो, फिर यहाँ पे सेल वालों से जाके वो पूछ रहा है क्या कि इंटेंजिबल एसेट क्या फ्यूचर में, ये मिलती जुलती बातें हैं, ठीक है, क्या फ्यूचर के अंदर प्रॉबेबल है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करेगा। वैसी ही बात हो गई ना, अमंग अदर थिंग्स द एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट, करेला कोला के खरीदार को मौजूद भी हैं या नहीं, और फॉर द आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल और इंटेंजिबल इटसेल्फ इफ इट इज़ टू बी यूज्ड इंटरनली यूजफुलनेस। लंबी कहानी है, मतलब कहने का ये अकाउंटेंट फिर रहा है, पहले किसके पास गया, ओनर के पास, नहीं पहले किसके पास गया, साइंसदानों के पास। हाँ भाई बना लोगे, मैंने कहा हाँ हाँ, फिर ओनर के पास, कंप्लीट करना है बिल्कुल, मार्केटिंग वालों के पास, बेच लोगे, हाँ जी बिल्कुल, फिर बैठ के सोच रहा है क्या कोई खरीदेगा, एक दो बंदों से पूछ भी लिया उसने, हाँ कि मार्केट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट डेवलपमेंट। अब फिर दोबारा अकाउंटेंट फिर रहा है बेचारा, फिर ओनर के पास चला गया, कहने लगा साहब जी पैसे हैं, क्या मतलब, आप फार्मूला बना लोगे तो आपको उसको कमर्शियल प्रोडक्शन में डालना पड़ेगा, हो सकता है आपको प्लांट नया बनाना पड़े या नहीं भी बनाना पड़े, प्लांट नया लगाना पड़े, नया ना भी लगाएं, प्लांट वही भी यूज़ हो जाए, तो इस फार्मूला के तहत आपको एक जो है वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन तो करनी पड़ेगी ना बेचने के लिए, तो ये सारे कामों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो आप गए सेठ साहब के पास, सेठ साहब पैसे भी हैं, उन्होंने कहा नहीं यार पैसे नहीं हैं। आपने कहा फिर ये सब क्या था, और तुम अजीब आदमी हो यार, तुम कह रहे हो साइंसदानों से पूछ के आओ, वो कह रहे हैं हम बना लेंगे, तुम कह रहे हो हाँ जी मेरी इंटेंशन कंप्लीट भी है, सेल वाले कह रहे हैं हम बेच भी लेंगे, मार्केट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन पैसे तुम्हारे पास हैं नहीं, ठीक है। और अगर वो कहता है, सेठ साहब कहते हैं, मालिक कहता है क्या पैसे हैं, सब कर लेंगे मैनेज, पैसा बड़ा है, ठीक है, करेला कोला बनाना है हमने, पैसा बड़ा है, ठीक है। अब अकाउंटेंट वापस अपने दफ्तर में आ जाएगा, क्योंकि जो छठा पॉइंट है उसके लिए उसको ना साइंसदानों के पास जाने की ज़रूरत है, ना मार्केटिंग वालों के पास, ना ही ओनर के पास, बल्कि आखिरी पॉइंट क्या है, एबिलिटी टू मैयर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल। क्या मतलब, कितना खर्चा हुआ है इंटेंजिबल पे, खर्चा क्या होता है इंटेंजिबल पे, रॉ मटेरियल खरीदा, उनको बिल शिल होगा, उनको साइंसदानों को तनख्वाहें दी, पेरोल वगैरह होगा, ओवरहेड्स लगे, बिजली का खर्चा आया, कुछ और ओवरहेड्स आए, ये सारे बिल्स तो वैसे ही अकाउंटेंट के पास मौजूद होते हैं। तो इस जवाब के लिए तो अकाउंटेंट अपने दफ्तर में आके बैठेगा और देखेगा कि क्या मैं कॉस्ट रिलायबली मैयर कर सकता हूँ। एक बात याद रखो, ये IS 38 भी IS 16 का छोटा भाई है। जैसे IS 40 पढ़ाते हुए FAR 1 में आपको उस्तादों ने कहा होगा कि रिकग्निशन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। IS 16 कहता था ना कि आप किसी आइटम ऑफ PPE को रिकॉर्ड कर लो, कब, जब आप दो चीज़ों को डिसाइड कर सक रहे हो, क्या फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे इससे, और कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सके, तो आइटम को PPE के तौर पे रिकॉर्ड कर लो। IS 40 ने भी यही कहा था, IS 38 भी यही कहता है कि इंटेंजिबल को कब रिकॉर्ड कर लो, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हों और कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सके, ठीक है ना। अच्छा खैर, ये तो 6 क्राइटेरिया इंटरनली जनरेटेड के लिए हैं। तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल अगर आप इंटरनली जनरेट कर रहे हैं तो 6 सवाल पूछने पर 6 के 6 का जवाब अगर यस आएगा, जिस दिन ये 6 के 6 टिक हो जाएंगे, उस दिन से ऑनवर्ड जो खर्चे हैं वो एसिड बनेंगे, और उससे पहले जब इनमें से कोई एक भी टिक ना हो रहा हो तो जो खर्चे हैं वो सारे एक्सपेंस आउट करने, ठीक है। अब इनको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही आपको समझाना था, जैसे समझा दिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको आता है कि रिसर्च का सारा अरसा कितने खर्चे हैं, एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट में ये 6 टिक होने से पहले का अरसा जितने खर्चे हों वो एक्सपेंस आउट, और ये 6 के 6 टिक लग जाएं उसके बाद जो खर्चे होंगे वो कैपिटलाइज होंगे, ठीक है। सही है ना, बस ये ऐसे ही पढ़ लिया, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा स्टैंडर्ड के ऊपर, ज़रूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। वो इसलिए हाईलाइट करवा रहा हूँ कि ICAP कभी कभी ऐसा करता है, सवाल देखेंगे पास पेपर, आज पास पेपर ही करना है हमने, ठीक है, इस काबिल हो चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। ICAP कभी कभी ऐसा करता है कि यूँ बोल देता है कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड, इससे क्या अंदाज़ा होता है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। अब 2 एंड्स हैं, एक उसने कह दिया कि हमने इंटेंजिबल बनाना शुरू किया, एक उसने कह दिया कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, यहाँ तो इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया। अब बीच में एक अरसा आना है जिसमें ये 6 क्राइटेरिया मीट होने हैं,
उससे पहले की रिसर्च तो वैसे ही एक्सपेंस होती है, उससे पहले की तो डेवलपमेंट भी क्या है, एक्सपेंस। यानी एक खास मौके पर जब 6 क्राइटेरिया मीट होने हैं, उससे पहले पहले सब कुछ क्या होना है, एक्सपेंस, और उसके बाद कैपिटलाइज होना है। अब पर्चे के अंदर आई कैप क्या करता है, ये 6 के 6 नहीं लिखता, ठीक है। या तो वो यूं लिख देगा 6 क्राइटेरिया आर मेट ऑन दिस डेट, फिर तो आपको आसानी से समझ लग गई। कभी कभी आई कैप ये करता है कि इन 6 में से कोई एक लिख कर बता देता है, तो समझा यही जाता है कि फिर बाकी 6 भी कंप्लीट हो गए। जैसे जैसे आई कैप पर्चे के अंदर लिख देगा द प्रोडक्ट बिकम कमर्शियली वायबल, द प्रोडक्ट बिकम कमर्शियली वायबल, ठीक है कि जी आपको लग रहा है कि आप कमर्शियल प्रोडक्शन आप इससे कर लेंगे। तो ये 6 में से कोई एक चीज़ लिख देना, तो हमें यही समझना पड़ता है कि ये 6 क्राइटेरिया मीट हो गए हैं। तो इसलिए ये पढ़ा दिए, इसलिए हाईलाइट करवा दिए कि अगर कोई ऐसा जुमला लिख दे तो आपके सामने होगी ये लिस्ट, जिसमें से आप उसको खोल के देखेंगे, हाँ ये 6 में से कोई एक है। कोई एक भी पर्चे के अंदर लिख दे तो आपने यही समझना है कि इससे ऑनवर्ड्स डेवलपमेंट कैपिटलाइज होने वाली है। ओके, वैसे ही बता रहा हूँ, पर्चे के अंदर सवालों के अंदर फिर देख भी लेंगे इसको। क्लियर है ये बात? और 6 क्राइटेरिया से पहले पहले वाला अरसा और बाद वाला क्या पर्चे के अंदर क्या करेगा, कभी क्यों कह देगा 6 क्राइटेरिया आर मेट, कभी कभी इन 6 में से कोई एक लिख देगा, वो यूं लिख देगा ऑन फलान डेट इट इज एसरटेन दैट एंटिटी इज एबल टू यूज एंड सेल द इंटेंजिबल। अब एक पॉइंट इसमें से लिख के, इसका मतलब क्या है, एक क्राइटेरिया जो उसने बताया मीट हो रहा है, तो हम यही अज्यूम करेंगे पर्चे में, हमेशा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि किसी सवाल में ऐसा हो किसी में नहीं हो। जिसमें भी उसने 6 में से कोई एक लिख दिया, वो हम फिर यही समझेंगे कि 6, अनलेस को यूं कह दे, एक लिख दे कि ये हो रहा है और बाकी कहे ये नहीं हो रहा, तो वो तो फिर क्लियर होगी ना बात, और बात समझ रहे हो। लेकिन ऐसा करता नहीं है आई कैप। आई कैप नॉर्मली क्या करता है, या तो यूं कह देता है 6 क्राइटेरिया आर मेट, या वो 6 में से कोई एक लिख के बता देता है कि ये काम हो गया है, तो हम यही समझते हैं कि 6 क्राइटेरिया इस दिन से ऑनवर्ड्स क्या हो गए, मीट हो गए। क्लियर है ये बात? चलो आगे बात बढ़ाते हैं अब। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इंटेंजिबल्स की हम बात जो कर रहे थे, तो इंटेंजिबल्स 2 तरह के होते हैं। एक, अगर हम इंटेंजिबल्स को खरीद लें, क्या करें, परचेज कर लें। जैसे टेंजिबल भी परचेज करते थे, वैसे ही इंटेंजिबल भी क्या हो सकता है, परचेज किया जा सकता है। बना बनाया इंटेंजिबल हमने परचेज कर लिया। अगर हमने इंटेंजिबल को परचेज किया है तो फिर क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो इंटेंजिबल एसेट है। अगर आपने कोई परचेज किया है, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, पेटेंट, फार्मूला, प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई ऐसी चीज़ आपने परचेज कर ली है, तो वो क्या बन जाएगी आपकी, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब यूं कह देते ज़्यादा बेहतर था कि अगर आपने कोई इंटेंजिबल परचेज किया है तो उसको क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। और वही उसूल हैं जो टेंजिबल के लिए थे। परचेज प्राइस में से कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर दोगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड कर दोगे। तो ये सिंपल है। इंटेंजिबल अगर आपने परचेज किया तो आप उसको क्या करोगे, कैपिटलाइज, ठीक है जी। अगर इंटेंजिबल आपने खरीदा नहीं है बल्कि इंटरनली जनरेट किया, तो अब इंटरनली जनरेटेड जो इंटेंजिबल्स हैं उनमें एक छोटी सी लिस्ट स्टैंडर्ड ने स्पेसिफाई कर दी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी उसका अलग कर दिया। बाकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तो बन नहीं सकती। देखें, इंटेंजिबल की अगर कोई लिस्ट बनाना चाहे कि दुनिया के अंदर कितने इंटेंजिबल एग्जिस्ट करते हैं, तो वो तो सैकड़ों की तादाद में निकल आएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, वो तो सैकड़ों, आप अगर लिस्ट डाउन करना शुरू करें दुनिया के अंदर कितनी किस्म के इंटेंजिबल्स हैं, तो वो तो सैकड़ों की तादाद में निकल आएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड ने सारे सैकड़ों को अलग अलग नहीं बताया, बल्कि स्टैंडर्ड ने कहा कि इंटेंजिबल इंटरनली जनरेटेड हैं और 5 आइटम्स उनमें से हैं जिनमें सबसे पहली चीज है कस्टमर लिस्ट। क्या चीज है जी? कस्टमर लिस्ट का मतलब क्या है?
कस्टमर लिस्ट का मतलब है जैसे जैसे कॉलेज वाले आप लोगों के एडमिशन के वक्त आपके नाम लिखते हैं, आपका फ़ोन नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब ये एक लिस्ट तैयार होती जा रही है कॉलेज वालों के पास गैर महसूस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर पीआरसी से लेकर कैफ वाले बच्चों का एक रिकॉर्ड इनके पास मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अब फ्यूचर में जाके कॉलेज वाले ये सोचते हैं कि हम जो है वो सर आसिफ कहते हैं जी मैंने ऑडिट पढ़ाना है, तो कॉलेज वालों के पास एक ऐसी लिस्ट अवेलेबल है जो डायरेक्टली हिट करती है ऑडियंस को, जो टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि सारे वो बच्चे हैं जो सीए से रिलेटेड थे, सारे वो बच्चे हैं जो कैफ करके आगे निकले हैं, ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने फाइनल का ऑडिट भी पढ़ना है। तो कस्टमर लिस्ट एक ऐसा रिसोर्स है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होने जा रहा है कि नहीं। पर मसला ये है कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या कहता है कि फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो, वो तो नज़र आ रहा है, बेनिफिट इस कस्टमर लिस्ट से क्रीसेंट वालों को मिलेंगे, लेकिन मसला ये है कि आपने ये कस्टमर लिस्ट बनाने में कितनी कॉस्ट इनकर की, ये आप रिलायबली मैयर नहीं कर सकते। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने कोई डिपार्टमेंट अलग से नहीं बना रखा था जो कस्टमर लिस्ट जो है वो क्रिएट कर रहा था, बल्कि ये एक्सीडेंटली बन गई, काम चलता रहा, बच्चे पढ़ने आते रहे, उनके वो तो लिस्ट इसलिए बना रहे थे कि पता हो कि कौन सा बच्चा किस दिन आया, किस सब्जेक्ट में एनरोल हुआ है, उसकी कितनी अटेंडेंस है, क्या टेस्ट है, क्या फ़ीस का स्टेटस है, ये सारी चीज़ें डिटेल अपने पास रखने के लिए, रिज़ल्ट के वक्त क्या सिचुएशन बनी है, उन्होंने तो लिस्ट इसलिए क्रिएट की थी। उनका तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं था एडमिशन वालों का कि वो तो बस बच्चा आता है वो उसकी डिटेल लिखते जा रहे थे, लेकिन गैर महसूस तरीके से एक काम होता चला गया, तो कुछ अर्से बाद एक एसेट बन चुका है। पर मसला क्या है? ये कस्टमर लिस्ट इंटरनली जनरेटेड है। ये क्या है? इंटरनली जनरेटेड है। तो IS 38 कहता है इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट को क्रेसेंट वाले अपनी बैलेंस शीट में एज एन इंटेंजिबल शो नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर क्या नाम है तुम्हारा, साइम जो है वो साथ एक कॉलेज ओपन कर ले सीए का, और वो आ जाए क्रेसेंट वालों के पास और आकर कहे कि आप मुझे कस्टमर लिस्ट दें, और ये देने से इनकार कर दें, और ये कुछ पैसे ऑफ़र करे, वो बढ़ाता जाए और फिर एक जगह पे आके जो है वो डील क्लोज हो जाए, तो अगर साइम ने पैसे देकर ये कस्टमर लिस्ट बाय कर ली तो साइम की किताबों में ये एक इंटेंजिबल बन जाएगा, क्योंकि फिर ये कौन सा इंटेंजिबल होगा? परचेज्ड। पंजाब कॉलेज वाले जो हैं वो एफएससी तक मिसाल के तौर पे बच्चों की एक डिटेल बनाते हैं। पंजाब कॉलेज वालों की किताबों के अंदर वो कस्टमर लिस्ट, चाहे वो आगे उनको एफएससी आईकॉम के बाद बीकॉम के अंदर रिटेन करने के लिए यूज़ भी कर रहे हैं, तो पंजाब कॉलेज वालों की बैलेंस शीट के अंदर वो कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल नहीं है। लेकिन क्रेसेंट कॉलेज वाले पंजाब कॉलेज वालों से जाकर वो कस्टमर लिस्ट अगर पैसे देकर ख़रीद लेते हैं तो भाई वो क्रेसेंट वालों की किताबों के अंदर फिर एक इंटेंजिबल नज़र आएगा, क्योंकि ये वो इनका इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल नहीं है, बल्कि उन्होंने परचेज़ किया है। मसला तो यही है ना कि इंटरनली जनरेटेड की कॉस्ट डिटरमिन नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप यही कस्टमर लिस्ट कहीं से ख़रीदने चले गए तो उन्होंने जो आपसे अमाउंट ली है वो अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट है, आप कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैंने कहा 5 आइटम्स हैं। कितने आइटम्स हैं? IS 38 ने जिसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया है कि अगर आपने इंटरनली जनरेट किया है इन 5 को तो ये आपका इंटेंजिबल नहीं है। जिसके अंदर पहली चीज़ मैंने क्या लिखी जी? कस्टमर लिस्ट। दूसरी चीज़ होती है जी ब्रांड। ब्रांड क्या है? ब्रांड गुडविल से थोड़ा सा हट के है, ठीक है, थोड़ा सा हट के है, मिलता जुलता ही है। बहरहाल ब्रांड क्या है जी? जे डॉट वालों का एक नाम है, ठीक है। अब आप उनके पास जाएं और उन्हें कहें कि जी आपने ये जे और आगे डॉट लिखा हो जो ये आपका ब्रांड है, इस ब्रांड को बनाने के अंदर कितनी कॉस्ट आपने जो है वो आज तक जो है वो इनकर की। उन्होंने कहा यार ये तो हमें नहीं पता, हम तो बस मार्केट में आए थे, हम क्वालिटी सर्विसेज देते रहे और लोग सेटिस्फाई होते रहे, और करते 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 आज जे डॉट का नाम बन गया। तो आपने कहा अच्छा जे डॉट, इसका मतलब है कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर ये जे डॉट के ब्रांड को एज एन इंटेंजिबल शो करने की इजाज़त तो नहीं होगी। IS 38 कहता है अगर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है तो आप उसको कैपिटलाइज
एज एन इंटेंजिबल कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप बेशक इससे फ्यूचर में फ़ायदा लेंगे, लेकिन आप इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम में से कोई जाके उनसे ये ब्रांड खरीद ले, कहें कि जी आप अपने परफ्यूम्स हमें बेच दें, हम आपके परफ्यूम जो है वो आपका नाम इस्तेमाल करके आगे बेचेंगे, तो जो ख़रीदने वाला होगा उसकी को कॉस्ट पे करके आएगा। तो यही इंटरनली जनरेटेड ब्रांड अगर कोई ख़रीद लेगा इनसे, तो उसकी किताबों में ये इंटेंजिबल बन सकता है। जिसका अपना ब्रांड है, इंटरनली जिसने जनरेट किया है, वो अपनी किताबों में इसको इंटेंजिबल के तौर पे बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकता। इंटरनली जनरेटेड है तो नहीं। ऐसे ही एक तीसरी चीज़ है, इसको कहते हैं मस्ट हेड। क्या कहते हैं जी? मस्ट हेड। जंग अखबार के ऊपर ऐसे करके लिखा होता है, पता नहीं ऐसे करके जंग, ठीक है ना जी, जंग, ठीक है। ये जंग का जो नाम लिखा हुआ है इसको मस्ट हेड कहते हैं, ठीक है। ये मस्ट हेड भी एक इंटेंजिबल है, लेकिन उसके लिए जो जाकर ख़रीदे और इसके पैसे पे करे। जंग वालों से जाके पूछेंगे कि ये जंग अखबार का जो नाम आपने ये इतना मशहूर कर लिया है, इसके ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट लगी है, तो वो इसको क्लियरली नहीं। तो सादा बात है जी, बस एक लिस्ट है, सिर्फ 5 आइटम है उसके अंदर, कोई लंबी चौड़ी नहीं, एग्जॉस्टिव 5 तो आइटम है टोटल, ठीक है। टोटल 5 आइटम्स हैं, जिनमें से मैं तीसरा लिख चुका हूँ। स्टैंडर्ड कहता है अगर इनमें से कोई भी इंटरनली जनरेटेड है तो वो आपका इंटेंजिबल नहीं है, ठीक है। पब्लिशिंग टाइटल, पीबीपी, बीपीपी, कैपलान, क्या है ये? पब्लिशिंग टाइटल्स हैं। क्या हैं ये? बोलो। पब्लिशिंग टाइटल हैं। अब कैपलान वालों से जाकर पूछें कि जी आपने जो नाम बनाया अपना, पब्लिशिंग टाइटल आपका जो ये है, इस पर क्या कॉस्ट है, वो नहीं बता सकते। तो स्टैंडर्ड ने इसको भी इसी लिस्ट में डाला हुआ है। अगर वो पब्लिशिंग टाइटल इंटरनली जनरेटेड है तो वो इंटेंजिबल नहीं है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ गुडविल। गुडविल अगर इंटरनली जनरेटेड है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जैसे जे डॉट की बात कर रहा था, उनकी एक गुडविल है, ठीक है। गुगा नकीबिया मुर्ग चने की एक गुडविल है, ठीक है। तो उनकी जो गुडविल है वो वक्त गुजरने के साथ साथ बनती चली गई, उनको पता भी नहीं चला और उनका एक नाम बन गया, उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ 5 ही आइटम्स हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये 5 आइटम्स के बारे में IS 38 कहता है कि आपने इनको, अगर ये इंटरनली जनरेटेड हैं, अगर ये इंटरनली जनरेटेड हैं तो ये इंटेंजिबल नहीं है, नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है जी। और फिर जो बाकी हैं उसके लिए स्टैंडर्ड ने कह दिया अदर्स। जाहिर है, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इंटेंजिबल्स की तो एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट होगी, पता नहीं कितने इंटेंजिबल्स आज तक दुनिया के अंदर जो है वो वजूद में आ चुके होंगे, ठीक है। तो वो मिसाल के तौर पे हमने को 2-4 चीज़ें कल परसों में बात भी की थी। सॉफ्टवेयर क्या है जी? एक इंटेंजिबल है। फिर प्रोडक्शन प्रोसेस, होंडा वाले गाड़ी किस तरह से बनाते हैं, कोरोला वाले किस तरह से बनाते हैं, सुजुकी वाले किस तरह से बनाते हैं, हर एक का अपना अपना प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। ये हर एक का यूनिक है, छुपा के रखते हैं, ये भी इंटेंजिबल है। फिर कोई फार्मूला है, कोई रेसिपी है, और ये लिस्ट अगर बनाने बैठ गए तो शायद हम इस सेशन के अंदर ये लिस्ट ही बनाते रहें बैठ के। तो ये एक एंडलेस लिस्ट है, ठीक है जी। ये सॉफ्टवेयर, प्रोडक्शन प्रोसेस, फार्मूला, रेसिपी, पेटेंट एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये इंटरनली जनरेटेड भी हों तो हमने इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही तो कल पढ़ी थी, ठीक है। ये क्या बनेंगे, इसमें से इंटेंजिबल बनता है। तफसील में मैं नहीं जा रहा, तफसील हम कल देख चुके हैं, ठीक है। ये इंटेंजिबल बनता है। वो अलग बात है कि हमने इंटरनली जनरेटेड के अंदर ये कहा था रिसर्च फेज सारे का सारा एक्सपेंस आउट, 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले पहले का डेवलपमेंट का हिस्सा भी एक्सपेंस आउट, और 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद वाला अरसा जो है वो कैपिटलाइज। तो इंटरनली जनरेटेड ही तो थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक अहम बात जो कि आपने यहाँ पर लिख लेनी है एज अ नोट, कि अगर, वैसे मैंने हर एक पॉइंट के साथ साथ भी बता दिया था, लेकिन फिर भी आप ये नोट लाजमी लिख लें कि अगर
इंटरनली जनरेटेड नहीं है, लेकिन ये 5 में से कोई चीज़ है और आपने उसको परचेज किया है, तो फिर ये भी इंटेंजिबल बन जाएंगे। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नोट में लिखें, इफ एनी ऑफ दीज 5 आइटम्स आर परचेज्ड, ये सारी चीज़ें किताब के अंदर लिखी हुई मिलेंगी आपको इंशाल्लाह, पढ़ेंगे भी सही, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल ज़रा इनको ऐसे पढ़ते चले जाए ना, आसानी से स्टैंडर्ड ज़रा न्यूमेरिकली कर लें तो बड़ा रिलैक्स रहता है बंदा, ठीक है। तो इफ़ एनी ऑफ दीज 5 आइटम्स आर परचेज देन फॉर बायर, किसके लिए जी? बायर के लिए, जिसने ख़रीदा पैसे देकर इनको, उसके लिए फिर ये क्या बन जाएंगे? बेचने वाले के लिए तो नहीं, बेचने वाले की तो किताबों में नज़र ही नहीं आ रहे, ठीक है। देन फॉर बायर दीज आर इंटेंजिबल। ठीक हो गया जी। किसी ने नोट करना है तो कर लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऐसे ही हम टेबुलर फॉर्म के अंदर ना चीज़ें करते चले जाएंगे। एमोर्टाइजेशन के ऊपर भी ऐसी ही डिस्कशन है। थोड़ी सी बात मैंने जैसे की भी थी कल कि गुडविल, सॉरी, अंडर कंस्ट्रक्शन जो इंटेंजिबल है वो अमोर्टाइज नहीं होता, बल्कि ऐसे ही जो एक लिस्ट वो होगी जो ये वाले कैटेगरी में गिरेंगी, जो सिर्फ इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजरेगी, और एक लिस्ट वो होगी जिसको अमोर्टाइज करेंगे। फिर अमोर्टाइज करने के लिए अलग रूल होंगे कि हमने उसको किस लाइफ के ऊपर करना है। लीगल लाइफ भी होती है इनके अंदर, यूज़फुल लाइफ भी होती है। तो ये सारी डिस्कशंस ऐसे ही हम टेबुलर फॉर्म में करते चले जाएंगे, उनको अप्लाई करते चले जाएंगे। फिर जब किताब खोल कर देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई होंगी, ठीक है ना। इस तरह ज़रा कंफर्टेबली जो है वो आप चीज़ों को पढ़ लेते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह हम ये कर लेंगे। तो इंटेंजिबल 2 तरह के हो सकते हैं, या हम ख़रीदें या इंटरनली जनरेट करें। अगर हम ख़रीदेंगे तो वो कैपिटलाइज करने हैं, और अगर हम उनको इंटरनली जनरेट कर रहे हैं तो इन 5 में से कोई एक है तो हमारे लिए वो इंटेंजिबल नहीं है। लेकिन अगर यही ख़रीद लिए जाएं तो ख़रीदने वाले के लिए ये भी क्या बन जाते हैं? इंटेंजिबल। बाकी जो इंटरनली जनरेटेड होते हैं वो इन 5 के अलावा होते हैं, तो उनका हमने ट्रीटमेंट कल देख लिया था, उसमें से हम इंटेंजिबल को कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। समरीज बनती चली जा रही है ना स्टैंडर्ड की, ठीक है जी। अच्छा जी, ये पास पेपर्स कौन से सफ़े से हैं ज़रा देख के बताइएगा। 224। अच्छा ये देख लो ज़रा, ऐसे ही मैंने कहा कोई इसको ये ना ले इजी। हाँ ये अलग बात है कि बच्चे अभी क्योंकि रास्ते में हैं, अभी आ रहे हैं, देखें ना हर रोज़ माशाल्लाह क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जो पहले 3-4 दिन आए नहीं, एक हफ़्ता भी लगा देंगे इंशाल्लाह, कहीं जाके अगले मंडे को जो है वो स्ट्रेंथ पूरी होगी, ठीक है ना। तो लकीली IS38 स्टैंड अलोन ही है, अगले टॉपिक में फौरी तौर पे वो इस्तेमाल नहीं हो जाएगा। मौका होगा उन बच्चों के लिए भी कि वो अगले को भी पढ़ लें और साथ साथ इसको कवर कर लें। लेकिन इसको ये समझना कि ये शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत गलत होगा। उसको देखने के लिए ज़रा एक नज़र सवाल पे जाने से पहले डाल भी लेते हैं। स्प्रिंग 5 में तो ये छोटा सा सवाल आया था, अब पैटर्न देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता। 13 में ये छोटे छोटे 5, 6, 7, 8 नंबर पे। अब आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न देखें। 13 के अंदर 12 नंबर पे पहुंच गया, फिर 12 के अंदर 11 नंबर का और 5 नंबर का 16 नंबर पे। फिर 6 क्वेश्चन है, ये ऑटम 15 में आया था, ये 7 नंबर का। एक्सप्लेन है या एंट्रीज हैं या नोट है, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो 3 तरह के सवाल आते हैं इसमें से। बहरहाल पहले ये तो देख लें, ऑटम 16 में ये 16 नंबर का सवाल आया है। फिर ऑटम 18 में ये 14 नंबर का सवाल आया है। फिर ऑटम 19, ये ना कहना अब ऑटम में आना है, वैसे है कौन सी अटैम्प्ट अब, ये ना कहना कि सिर्फ ऑटम में आता है, ठीक है ना। हाँ सब से देखो, सितंबर 2020 में 15 नंबर का सवाल आया हुआ है। फिर
ऑटम 17 में 10 नंबर का आया हुआ है। फिर स्प्रिंग 9 में 15 नंबर का आया था। फिर 21 के अंदर मार्च की अटैम्प्ट में ये 8 नंबर का आया। ये कितने सवाल हैं? 21 के अंदर 7 नंबर का आया हुआ है, 22 के अंदर 9 नंबर का आया हुआ है। यानी कोई इसको ये ना समझे कि आसान है तो टेस्ट नहीं होता। आसान लग रहा है ना पढ़ते हुए, इसका मतलब ये आसान नहीं है। इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा ये तंग करेगा क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के सवाल भी आते हैं, इसके अंदर जनरल एंट्रीज ही मांग लेता है। और आज जो सवाल हम करने लगे हैं, अल्लाह आप सबका भला करे, वो सवाल है नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज 227 पे। ज़रा इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें। अच्छा, 1.5 घंटा पढ़ाऊँगा आज, ज़्यादा नहीं, ठीक है? 1 बजे तक छुट्टी दे दूँगा। नोट आज नहीं बनाएंगे, सिर्फ इस सवाल को सुकून से डिस्कस करते हैं, ठीक है? और नोट हो सकता है मैं आपको कहूँ कि घर पे ट्राई कर लेना, लेकिन इसमें ना 1-2 एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जिनको मैं आज शायद डिस्कस ना कर पाऊँ, इसलिए नोट मैं आज नहीं बनवाऊँगा। कल आते ही वो बात करके फिर हम फटाफट नोट भी बना देंगे, ठीक है? लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ें। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर आ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे आप FAR 1 में पढ़ा करते थे, प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 100% सेम नोट बिल्कुल वैसे ही बनता है। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद कराता हूँ आपको नोट कैसे बनता था। एसेट अकाउंट बिल्डिंग है मिसाल के तौर पे, बिल्डिंग का अकाउंट, ठीक है? ब्रॉड डाउन ऐसे अज्यूम कर लें को ब्रॉड डाउन 120 रुपये था, हमने नई बिल्डिंग ख़रीद ली 40 रुपये की, एक बिल्डिंग हमने बेच दी, डिस्पोज कर दी, वो 30 रुपये की थी, और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 130, ठीक है जी? मैं इधर ही हूँ, ठीक है? अच्छा, तो इधर ही बना लेते, इससे अच्छा था। वापस आए जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 200 रुपये कर दूँ ओपनिंग? हाँ, यस नहीं, 120 वाले एसेट 200 रुपये कैसे डेप्रिशिएट हो गए? तो थोड़ा कम रखें इसको जी, 80 रुपीज़। फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 30 रुपये, डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन जो है वो 22 रुपये लेट से, क्लोजिंग देख लो, देख लो, लिख दूँ 88, लिख दूँ 88, लिख दूँ 88। अब इन्हीं 2 लेजर से जुमला भी याद होगा आपको कि नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने का नाम है। तो नोट आज भी कुछ नहीं है, ये आज भी लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने का नाम ही है। तो ये इंटेंजिबल का नोट जब कल बनेगा इंशाल्लाह, तो उसकी शक्ल सूरत वज़ाकता चाल ढाल सोच फ़िक्र बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे PPE के नोट की थी। यहाँ पर हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, फिर उसके अंदर वो कंपनी का नाम शाम नोट्स फॉर द ईयर लिखेंगे, उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे, जैसे PPE लिखते थे वहाँ पर लिख देंगे इंटेंजिबल्स। फिर अभी तो इंटेंजिबल नहीं है, अभी तो टेंजिबल है, ठीक है? तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट रिवाइज करा रहा हूँ ना मैं, ठीक है? इसकी एक लिस्ट बना करती थी, लैंड होता था, बिल्डिंग होता था, प्लांट एंड मशीनरी होता था, ठीक है जी? तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड सो ऑन, याद है? फिर इसके अंदर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आती थी, ओपनिंग, एडिशन, ट्रांसफ़र कोई नहीं, आप डिस्पोजल, क्लोजिंग फ़िलहाल, ठीक है? उसके बाद जो सामने है बस वही करेंगे ना, फिर रिवैल्यूएशन तो नहीं है, कॉस्ट मॉडल है, ठीक है? कॉस्ट मॉडल तो रिवाइज कर लो जी। उसके बाद ओपनिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डिस्पोजल और क्लोजिंग, और फिर इनका डिफरेंस बुक वैल्यू। याद आ रहा है कुछ कुछ जी? 1, 20, 40 करना क्या होता था? नेचर देखते थे। एसेट अकाउंट नेचर डेबिट है, ठीक है?
अब इसमें डेबिट साइड पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो पॉजिटिव और क्रेडिट साइड वाली नेगेटिव। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड वाली चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव और डेबिट वाली नेगेटिव। बातें याद आ रही हैं कुछ कुछ? चलें, तो डिस्पोजल को क्या कर दें, माइनस, क्रेडिट साइड पे पड़ा है, तो क्लोजिंग क्या आ गया, 130। कैरिंग अमाउंट आ गई ग्रॉस वाली, इसको नेट करना है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो ओपनिंग अब यहाँ से शुरू किया, क्रेडिट नेचर क्या है, तो ओपनिंग पॉजिटिव, क्रेडिट वाली साइड पॉजिटिव होगी, ठीक है। 30 फॉर द ईयर, 22 डिस्पोजल की निकल गई, क्लोजिंग 88। अब 130 में 88 को प्लस कर दें, माइनस करते थे बुक वैल्यू, फिर नीचे कहानियाँ लिखा करते थे, ये मेजरमेंट बेसिस क्या है, मेथड क्या है, रेट क्या है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। कुछ कुछ याद आया? ऐसा ही नोट हमने बनाना है, इंशाल्लाह बनाएंगे होपफुली कल, ठीक है। आज हम इस सवाल के अंदर इन एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ये एडजस्टमेंट्स को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूँ, उसमें से फिगर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे जिन फिगर्स ने कल नोट में जाना है। तो कल जब नोट बनाएंगे तो ये एडजस्टमेंट्स यहीं पर हुई पड़ी होंगी, इनको सामने रख कर फिर हम नोट भी बना लेंगे, ठीक है। और अगर बात मैंने आज पूरी कर ली तो मैं ट्राई करने का कह दूंगा आपको, नोट ट्राई कर लें, बनाना तो बहरहाल कल मैंने है ही है, आज नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलें जी, सवाल शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट का तो पता लग गया, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 हमने नोट बनाना है, ठीक है। तो 30 जून 2016 का नोट इंशाल्लाह कल बनाएंगे। एडजस्टमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं वन बाय वन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू, तो कैसा लगा ये टॉपिक? 16 नंबर का सवाल है, नोट बनाना है, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैंने फ्रीक्वेंसी चेक करवाई है कि ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि 2-3 अटैम्प्ट्स आता ही नहीं है, बल्कि कुछ अरसे से तो आपने देखा ये काफ़ी रेगुलर, 22 के अंदर दोनों अटैम्प्ट्स में आया हुआ है, 21 में आया है, 20 में आया है, ये काफ़ी रेगुलर हो गया हुआ है अब तो, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ ही इंशाल्लाह हम एक SIC भी पढ़ेंगे। SIC कहते हैं स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन कमेटी ने जो इंटरप्रिटेशंस की हुई हैं। असल में ना वेबसाइट का बड़ा दौर चला कुछ अर्सा पहले, तो ये इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड जब बना था उस वक्त इतना इंटरनेट आम नहीं होता था, उस वक्त सेव होता था। तो जब इंटरनेट आम हो गया तो फिर वेबसाइट्स का दौर आया, तो ज़रूरत महसूस हुई कि वेबसाइट्स की अकाउंटिंग के लिए भी कुछ ट्रीटमेंट हो। इंटेंजिबल के स्टैंडर्ड ने क्लियरली उसको बताया नहीं था, तो फिर एक SIC पढ़ेंगे जिसमें वेबसाइट्स को इंटरनली जनरेट करने के ऊपर इंटेंजिबल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये डिस्कशन आएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये काफ़ी एप्लीकेशन वाला स्टैंडर्ड है, इसलिए बिल्कुल आपको आजकल इसका बड़ा दौर है, आपने बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है इसको, हर टॉपिक ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जो छोड़ के आपने जाना है इंशाल्लाह पर्चे में वो आना है। तो छोड़ के क्यों जाएं आप, छोड़ के ना जाए ना जी। इंटेंजिबल एसेट्स एज ऑन 30 जून 15, नोट किस साल का बना रहे हैं, 30 जून 16 का, तो ये क्या होगा फिर, ओपनिंग। क्या है जी, ओपनिंग। हाँ जी, ओपनिंग में हमें क्या कुछ अवेलेबल है, ब्रांड्स हैं एक से ज़्यादा। ये ब्रांड बैलेंस शीट के देखो ना, एज ऑन 30 जून 15 ये बैलेंस पड़ा है, ये कैसे इंटेंजिबल हो सकते हैं भाई? परचेज्ड होंगे तभी तो इंटेंजिबल एसेट्स में ये क्लोजिंग पर पड़े हैं, अगर ये परचेज ना होते तो यहाँ ना होते, ठीक है ना। ये नहीं अज्यूम करना, गलती होगी उनसे, ठीक है। वो कह रहा है इंटेंजिबल एसेट है तो है, मतलब क्या होगा, ये परचेज्ड होंगे, मतलब क्या होगा, ये परचेज, ठीक है। अच्छा, ब्रांड्स हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर्स हैं, वेयर्स नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर पड़ा है, ये ध्यान से देख लो, यहाँ भी इतनी छोटी छोटी बातें भी देखनी पड़ती हैं। एक सॉफ्टवेयर पड़ा है, इसको इंशाल्लाह हमने आगे एडजस्टमेंट नंबर 1 नहीं है 2 है, एडजस्टमेंट 2 आज हम अल्लाह करे ये भी कर लें। इसमें हम पुराने वाले ब्रांड को बेच, ये पुराने वाले सॉफ्टवेयर को बेच के नए वाला सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे, जिस तरह से FAR 1 में करते थे, पुराने के डिस्पोजल को रिकॉर्ड करेंगे, नए के एडिशन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो उस वक्त फिर ये ज़हन में ना आए कि सॉफ्टवेयर्स में से कोई एक सॉफ्टवेयर बिक रहा है, एक ही सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही एक ही लाइसेंस है, एक ही लाइसेंस है, ठीक है जी। अच्छा, गिवन क्या है जी, हमें कॉस्ट गिवन है और एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशंस या इम्पेयरमेंट वगैरह भी गिवन है। लाइसेंस की क्यों नहीं गिवन? इंशाल्लाह ये लाइसेंस वाली ही एडजस्टमेंट तो शायद हो नहीं सकेगी आज, क्योंकि मैंने अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन अभी नहीं की है। अमोर्टाइजेशन का यहाँ पे रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। हम करते हैं शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ, कल बताऊंगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये एडजस्टमेंट कर पाएंगे। इसी वजह से आज ये सवाल मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अगर कोई ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट होती तो बाकी दो मुश्किल वाली एडजस्टमेंट्स तो हमने कर ली थी। नोट बनाना तो वैसे ही आप राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड से बनाते हैं, वहाँ हाथ का खेल है आपके लिए, मसला ही कोई नहीं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जब नोट बनाएंगे तो उसमें ये ओपनिंग बैलेंसेस हम कल लिख लेंगे, ओके। पॉइंट नंबर 2 है जी आपके सामने। पॉइंट नंबर 2 को पढ़ने के लिए आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, और दिमाग के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए फिर 1 मिनट नहीं दूंगा, बल्कि मिलके करेंगे। जल्दी करें, पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या आप हाथ पाँव मार सकते हैं इस एडजस्टमेंट में। पढ़ने के बाद ही पता लगेगा ना। कल से पढ़ रहे हैं इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड, परसों तो चलो हम रिवीजन कर रहे थे, इंटेंजिबल कल से शुरू कर दिया है ना। पढ़ के देखें आप पास पेपर के अंदर क्या आया होगा। आधा मिनट गुजर गया, जल्दी करें, पढ़ें। ये पॉइंट 3 से ऊपर ऊपर सारा पॉइंट 2 है, मैं क्या बता दूं। तो डब्बे तक पढ़ के बैठ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। जी क्या लग रहा है? ऐसी बातें हैं जो पहले आपके सामने से गुजर चुकी हैं। वह हाथ पांव मारा जा सकता है इस एडजस्ट। पढ़ लें फिर मिल के। प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देखें, प्रोडक्शन प्रोसेस भी मैंने आपसे अर्ज़ किया इंटेंजिबल ही होता है, ठीक है ना। जैसे ग्री वाले एक दिन में 20 एसी बना लेते हैं, और हायर वाले एक दिन में 10 एसी बनाते हैं, मिसाल के तौर पे। तो इनका प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट हुआ ना, कि ये एक दिन के अंदर 20 एसी बना रहे हैं। अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस इनका क्या है, ये हायर वालों को नहीं बताएंगे, बना तो वो भी बना बना के तो इनके साथ साथ बेचने लग जाए। बात समझ रहे हैं? तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, आप रॉ मटेरियल को इनपुट करते हैं और वो फिनिश गुड बन के आउटपुट बन के निकलता है। तो ये वो प्रोसेस है जिससे आपका ये आपकी प्रोडक्ट गुजर के आई। तो इसको इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि हम हर रोज़ अगर 20 यूनिट्स बना रहे थे तो हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऐसे इम्प्रूव करें कि ये 25 या 30 यूनिट्स बनाने लग जाए। या हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऐसे इम्प्रूव करें कि पहले हमें जो है वो मिसाल के तौर पे एक यूनिट जो है वो लाख रुपए में हमारा बनता था, हमने उसकी ऐसी इंजीनियरिंग की अपने प्रोडक्शन प्रोसेस की, उसमें से कुछ ऐसी हमने चेंजेस की कि हमें वही आउटपुट जो वही यूनिट जो है वो 1 लाख की बजाय 80,000 में जो है वो बन के मिलने लग गया। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कॉस्ट इनकर हो रही होती है ना, तो हमने कुछ ऐसी एफिशिएंसी की कि हमारी कॉस्ट सेव हो गई। कॉलेज वालों ने 2 गार्ड बिठाए हुए थे, कॉस्ट पड़ रही थी। इन्होंने एक बार एक खर्चा ऐसा किया कि मशीन लगा दी, मशीन से जो है वो लोग स्कैन होकर आने लग गए, गार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब कॉस्ट सेविंग भी तो एक फ़ायदा ही है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव होने से 2 तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, या तो आउटपुट का लेवल बढ़ जाए या कॉस्ट सेव होने लग जाए। तो ये थोड़ी सी ऐसी कमेंट्री मैंने कर दी। वो कह रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट। आवाज़ आ रही है हाइब्रिड वालों? मुझे लगा ऐसे कि आवाज़ मिस हो रही है। आ रही है? सही है। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IAL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज फॉलोज। ये एंड है 30 जून 16 हमारा, तो अप टू 30 जून 15, ये पिछले साल की बात हो रही है, 20 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है जी। अप टू 30 जून 15 पिछले साल की बात हो रही है, 20 रुपये खर्चा हुआ। मुझे नहीं पता ये रिसर्च फेज़ है, डेवलपमेंट फेज़ है, डेवलपमेंट में क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाला फेज़ है या बाद वाला, मुझे कुछ नहीं पता। इनमें से कोई बात भी नहीं पता है। मुझे सिर्फ ये पता है 20 मिलियन का खर्चा, फिलहाल तो खर्चे बताया उसने, ठीक है। और फिर कह रहा है 1 जुलाई 15 से मार्च 16 तक कितने मंथ्स बनते हैं?
वो तो उसने खुद ही बता दिया, अब ये 9 मंथ्स हैं, ठीक है ना। इन 9 महीनों के अंदर, हमारे साल में 9 महीनों के अंदर कितना खर्चा हुआ। अब मुझे जो लग रहा है ना, मैं अभी आगे नहीं पढ़ रहा, मुझे जो लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि हमारा इंटेंजिबल गालिबन 31 मार्च को तैयार हो गया होना है, तभी तो उसके ऊपर कॉस्ट इनकर होना। मैंने आपको क्या मिसाल दी थी कि आपकी बिल्डिंग 31 मार्च को मिसाल के तौर पे बन गई है, तो आप मजदूरों को पैसे दिए जाएंगे मई जून जुलाई में भी, अप्रैल मई जून जुलाई, कोई नहीं यार पैसे लिए जाओ, बिल्डिंग बन भी गई, खैर तो मजदूरी ले लो, ऐसा होता है। तो खर्चे होना कब बंद हो जाते हैं, जब नॉर्मली इंटेंजिबल कंप्लीट हो जाए। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है अभी तक जितना पढ़ा कि ये 30 जून पर, अब ये नहीं पता फिलहाल कि रिसर्च कब शुरू हुई, डेवलपमेंट कब शुरू हुई, डेवलपमेंट में 6 क्राइटेरिया कब मीट हुए, ये मुझे नहीं पता। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी फिलहाल तो नहीं पता। पिछले साल के अंदर 20 मिलियन खर्चा हुआ था, पता नहीं कब स्टार्ट हो, कह रहे अप टू 30 जून 15 इतना खर्चा हुआ है, ठीक है। लेकिन 30 जून 16 वाले साल में 31 मार्च पे खर्चा मार्च 16 पे रुक गया। तो प्रॉबेबली अभी आगे पढ़ेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको ना पास पेपर पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ ना। प्रॉबेबली हम बात पढ़ते जा रहे हैं, कोई ना कोई नतीजा अखज़ करते जा रहे हो, तो आगे क्लियर भी कर देगा पर्चा, ठीक है ना। तो प्रॉबेबली 31 मार्च पे ये कंप्लीट हो गया होगा, तभी कॉस्ट इनकर होना रुक गई ना, ठीक है। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड। ऑन 30 सितंबर 15 it was established that project is commercially viable. It was established that project is commercially viable. अच्छा, इसका मतलब इस दिन इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया। बेटा ध्यान से ये बात सुनिए जरा, ध्यान से, ये बड़ी अहम बात होने लगी है। इसका मतलब इस दिन इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया, यानी 30 सितंबर 15 को इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया था, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 6 महीने की तनख्वाहें हम वैसे ही दिए गए पागलों की तरह उनको। नहीं, ये उन 6 क्राइटेरिया में से आई कैप ने एक लिख दिया, और मैंने आपको कहा था या तो वो बोलेगा 6 क्राइटेरिया मीट हो गए हैं, या 6 में से कोई एक लिख देगा, तो हमने यही समझना है कि फिर 6 के 6 मीट हो गए, कमर्शियली वायबल होगी प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कहाँ पे करें, यहाँ पे ही कर लेते हैं साइड पे करके जी। मुझे नहीं पता कि रिसर्च कब स्टार्ट हुई, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई, ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये पता लग गया 6 क्राइटेरिया किस दिन मेट हो गए। तो भाई इससे पहले के तो सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, एक्सपेंस में जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 30 जून 15 तक का जो 20 मिलियन खर्चा हुआ ये भी एक्सपेंस आउट होगा, और इस में से भी जुलाई अगस्त सितंबर का खर्चा एक्सपेंस। तो 3/12, 45 का 3/12 करेंगे हम। 3/12 पे मैंने जोर दिया तो बच्चों को समझ आएगी नहीं, कोई गलती है। 3/12 नहीं, ये है ही कितने महीने का खर्चा, 9। तो 3/9 एक्सपेंस में और 6/9 इंटेंजिबल। बात समझ रहे हो, ठीक है। अगली बात वो कहता है द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 16। अच्छा देखा, तभी तो मार्च पे कॉस्ट इनकर होना बंद हो गई थी, क्योंकि न्यू प्रोसेस ऑपरेशनल हो गया है, मतलब इंटेंजिबल तैयार हो गया, उन्होंने टेस्ट कर लिया। तो नए प्रोडक्शन प्रोसेस बड़ी डेलिकेट चीज़ होती है, वो ऐसे चेंज नहीं कर सकते थे। उन्होंने पहले रिसर्च की, उस पर खर्चा किया, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट ये प्रोसेस को क्या कर दिया, चेंज करके नए प्रोसेस को ऑपरेशनल कर दिया। किस दिन, 1 अप्रैल, यानी इस दिन से ऑनवर्ड्स हमारा ये इंटेंजिबल इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये बात मैंने आज की क्लास के स्टार्ट में बताई थी आपको, ठीक है, कि अगर वो लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, डेवलपमेंट नहीं, क्या लिखा हो मैंने, को लिखा वो बहुत ऊपर चला गया, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, ये लिखा हुआ हो तो समझ जाना। अब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ पे तो हम प्रोसेस को सही कर रहे थे ना, नया कर रहे थे, इंप्रूव कर, तो नया प्रोसेस को शुरू कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, तो मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन अब उसी के तहत होगी ना। तो इसका मतलब इस दिन इंटेंजिबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किस दिन, 31 मार्च लिख दूं, 31 मार्च 16,
ठीक है। अब ये 30 सितंबर से पहले वाला सारा खर्चा सुकून से एक्सपेंस में फेंकेंगे और उसके बाद वाला जो आपने पर्चे में नहीं बनानी वो भी बना दूं मैं, ठीक है जी। पर्चे के अंदर आपने ये टाइमलाइन नहीं बनानी, ठीक है जी। मुझे नहीं पता कि 30 जून 2015 में जो साल एंड हो रहा है, 15 वाला साल, मुझे नहीं पता कि ये कब शुरू हुई। इधर देखो, एक काम करने लगा हूँ, मुझे नहीं पता पूरा साल का खर्चा है, 20 साल में दरमियान में शुरू हुआ, पहले दिन से शुरू हुआ, 3 महीने खर्चा है, 6 का, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे इतना पता है कि ये 20 का 20 जो खर्चा है, ये सारे का सारा, कौन सा कलर होता था हमारा, येलो, ग्रीन, ग्रीन, ये सारे का सारा अरसा जो है ये हमारी रिसर्च ही चली है, या शायद बुरी वाली डेवलपमेंट भी कहीं शुरू हो गई हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और तो और जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीनों का अरसा भी जो है, पता नहीं अब ये रिसर्च चलती रही है, पता नहीं ये बुरी वाली डेवलपमेंट चलती रही है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये सारी चीज़ें, चाहे वो ग्रीन हिस्सा था, चाहे वो ब्लैक, ये रेड वाला हिस्सा, ये सारे का सारा कहाँ जाना है, एक्सपेंस। तो 20 तो सारे का सारा एक्सपेंस आउट होना है, लेकिन जो 45 है, ये 45 किस दिन तक का खर्चा है, 31 मार्च। ये ईयर एंड 30 जून पे होना है ना, ठीक है। तो ये 31 मार्च तक के 9 महीनों का खर्चा है, कितना, 45। इस 45 में से 3 महीने एक्सपेंस आउट और 6 महीने क्या, बात समझ गए हो, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ज़रा यहाँ पे मैं एंट्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि ये बात आपको समझ तो आ ही चुकी है, ठीक है। वैसे तो हम सवाल के हिसाब से देखें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मुझे सिर्फ 16 के साल की एंट्री करनी चाहिए, लेकिन चलो कहानी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर एंडेड 30 जून 2015। अगर मैं जर्नल एंट्री पास करना चाहूँ तो बड़े सुकून से एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मुझे इससे क्या, एक्सपेंस ही होना है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितना जी, 20 का 20, ठीक है जी, डन। उसके बाद हमारा साल आया फॉर द ईयर एंडेड, अब ये हमारा रेलेवेंट ईयर है, इसके अंदर से फिगर्स निकलकर हमारे नोट में जानी है। इस साल के अंदर 45 रुपए का खर्चा हुआ है, और ये खर्चा 9 मंथ्स का है। इनमें से 3 मंथ्स का एक्सपेंस में जाएगा, 6 मंथ्स का इंटेंजिबल एसेट बनेगा, ठीक है। तो एक्सपेंस टोटल कितना खर्चा हुआ, 45 का 3/12, 3/12 क्यों नहीं, क्योंकि ये 12 महीनों का खर्चा ही नहीं कि 12 में से 3 हम इधर फेंकेंगे, ये 9 महीनों का है, तो 9 महीनों में से 3 इधर फेंकना, 3/9 जी, 15। उसके बाद इनटेंजिबल बैलेंसिंग भी निकाल सकते हो, 45 इंटू 6/9 भी कर सकते हो, 30, और कैश 40। रिसर्च स्टार्टेड की बजाय उसने मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं पता, बहरहाल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी, प्रोजेक्ट स्टार्टेड, रिसर्च भी हो सकती है, डेवलपमेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। थोड़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं थी इसमें, ठीक है। फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, पता नहीं कब हुई, मुझे नहीं पता। 6 क्राइटेरिया मेट होना मैंने किस बात से समझा, ठीक है, प्रोजेक्ट इज़ वायबल कमर्शियली। ये बात देखकर मुझे क्या पता चला, 6 क्राइटेरिया मीट हो गए। और डेवलपमेंट कंप्लीट होना मैंने कैसे समझा,
न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल। तो ये थोड़ा सा इस सवाल के अंदर परेशानियां थी, ठीक है। ये चीज़ें उस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी नहीं थी जैसे कल वाले सवाल में थी। बहरहाल कोई नहीं, इससे मुश्किल तो कुछ नहीं मैंने देखा, ये इतना की मुश्किल हो सकता है जो कर दे वो, ठीक है। सही हो गया जी। अच्छा अब जी स्टूडेंट जी, एक मिनट ठहर जा यार। 30 जून 2015, 30 जून 2016 और ये है 31 मार्च 2016। इस दिन हमारा इंटेंजिबल क्या हो गया जी, कंप्लीट। हाँ जी फरमाएं, क्या फरमा रहे हैं जी। हम्म। हाँ जी भाई साहब, इसके अंदर आप देखें ना, उसने 16 वाले साल के जो 9 महीने हैं, इन 9 महीनों का टोटल 40 रुपये खर्चा बताया था। हमने कहा इसमें 3 महीने क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो वो एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन फिर यकम अक्टूबर 2015 से क्राइटेरिया मीट हो गया है, तो अब ये इन प्रोग्रेस हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीनों के अंदर ये इन प्रोग्रेस रहा। 31 मार्च की शाम को ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस दिन से ऑनवर्ड्स ये प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने ये टाइमलाइन दोबारा इसलिए बनाई है क्योंकि 31 मार्च को ये कंप्लीट हो गया, इसका मतलब अप्रैल, मई और जून में हमारा ये इंटेंजिबल इस्तेमाल हुआ है। तो फिर ये 3 महीने की अमोर्टाइजेशन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी, ठीक है जी। तो एक और एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें। चलो इसको साइड पे ले जाएं, एंट्रियाँ साइड पे ना ले जाएं, ताकि ये पॉइंट 1 अलग हो जाए, पॉइंट 2 इसी तरह से नीचे सामने आ जाए। कल फिर यहीं से देखकर तो नोट बनाना है। लो भाई, अब इसी साल के अंदर एक और एंट्री होगी इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करने की। एंट्री होती है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। हमारे इंटेंजिबल की कॉस्ट कितनी है जी, ये इससे पहले तो कुछ भी नहीं था ना, टोटल यही इंटेंजिबल में 30 आया है। और अब लाइफ ढूंढते हैं कहीं जाके, सवाल के अंदर जो चीज़ नहीं पड़ी थी अब जो रह गई थी उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। ठहर जाओ, लाइफ या रेट गिवन होगा इंशाल्लाह, देख लेते हैं, ठीक है। वो कहता है द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2016 एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग ऑफ 10 मिलियन पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ, देखो भाई, कॉस्ट सेविंग उसने फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स देनी है। ये तो है इस इंटेंजिबल की जो प्रोसेस हमने डेवलप किया है इसकी यूजफुल लाइफ, कि इसने हमें 10 साल तक फ़ायदा देना है। फ़ायदा क्या देना है, 10 साल तक हर साल रेवेन्यू बढ़ाएगा, नहीं, हर साल कॉस्ट कम करेगा। लेकिन ये चाहे रेवेन्यू बढ़ता चाहे कॉस्ट कम होती, इसको हमने इग्नोर करना है, क्योंकि ये हमारे लिए किसी काम की, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके हमें फ़ायदा नुकसान देगी। हमने इंटेंजिबल 30 मिलियन का बना लिया है, ये इंटेंजिबल अगले 10 साल फ़ायदा देगा। वो फ़ायदा रेवेन्यू बढ़ाने की शक्ल में भी हो सकता है, वो फ़ायदा कॉस्ट कम होने की शक्ल में भी हो सकता है। ना तो कभी रेवेन्यू बढ़ने का फ़ायदा हमने कंसिडर किया था इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करते हुए या टेंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट करते हुए, ना ही उसकी कॉस्ट सेविंग की फिगर को हमने लेना होता है। वो तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके फ़ायदा नुकसान देता है। अगर रेवेन्यू बढ़ाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम करेगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस वक्त इंटेंजिबल की कॉस्ट 30 मिलियन है, और इस कॉस्ट जो हमने इनकर की है इससे हमें अगले 10 साल तक कोई फ़ायदा आना है। वो फ़ायदा रेवेन्यू बढ़ाने का हो या कॉस्ट सेव करने का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो फ़ायदा हमें आएगा अगले 10 साल, तो ये 30 मिलियन को 10 साल के ऊपर हमने अमोर्टाइज करना है। इसलिए ये आई के अपने परेशान करने के लिए आपको दिया हुआ था, ठीक है। ये बात समझ आई है? किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा बताऊँ?
क्लियर है सबको? अब 10 साल क्या है जी, इस इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 10। लेकिन ये तो पूरे साल की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी, हमने तो इसको इस साल में सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल किया है, तो पॉइंट, ठीक हो गया जी। लो भाई, ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है जी, पॉइंट नंबर 2, ठीक है जी। और पॉइंट नंबर 2 के अंदर भी हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ, चलो पॉइंट नंबर 2 तो यहाँ लिख लेते हैं ना, जहाँ से डिस्कशन शुरू हुई है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है, सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब असल में तो रिक्वायरमेंट ये नहीं है जो हम कर रहे हैं ना, पर्चे में ये करना है। रिक्वायरमेंट तो क्या है, नोट बनाना। तो हम अपने इस सोल्यूशन में से सिर्फ रेलेवेंट फिगर को आज हाईलाइट कर लेते हैं, जो कल हमारे नोट के अंदर इस्तेमाल होने वाली फिगर्स हैं। तो कौन कौन सी 2 चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं भाई? हमने इंटेंजिबल का नोट बनाना है, उसके अंदर एक्सपेंस ने नहीं जाना, उसके अंदर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ने नहीं जाना। क्या चीज़ जाएगी? एक्सपेंस नहीं जाता, ठीक है ना। इंटेंजिबल की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। ठहर जाओ, सुनता हूँ। ये 30 रुपये से एडिशन नज़र आएगा, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के नाम से एक नया कॉलम ऐड होगा। हमारे नोट में ब्रांड्स पड़े होंगे, हमारे नोट में सॉफ्टवेयर आ रहा होगा, हमारे नोट के एक कॉलम में लाइसेंस आ रहा होगा, और चौथा कॉलम जो हमने इस दफ़ा नया बनाया है 30 रुपये का प्रोडक्शन प्रोसेस। उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ओपनिंग निल होगा, एडिशन में 30 रुपये आएंगे, डिस्पोजल भी कुछ नहीं होगा। फिर उस प्रोडक्शन प्रोसेस की ओपनिंग अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 0 होगी, क्योंकि ये तो पहले था ही नहीं। फिर इस साल के अंदर एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट होगी 0.75 मिलियन से, और फिर क्लोजिंग में इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। तो जब कल हम नोट बनाएंगे तो इस पूरी डिस्कशन में से हमें सिर्फ ये 2 फिगर्स चाहिए होंगी, 30 और इशारिया 75। जी फरमाएं। जब सवाल को आ जाता ना जेन में, तो कोई गल नहीं, उस सवाल ਨੂੰ रोक के बाकी चीज़ां समझ लिया करो, भाएं तुसीं उत्थे ही अड़ जांदे हो। जी बोलो जी। वहाँ अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस होगा बेटा, एक्सपेंस वाली फिगर तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, ये उसका दूसरा इम्पैक्ट आया पड़ा होता है। अच्छा जी, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ये क्रेडिट पड़ा होता है उसका, ठीक है ना, जो बैलेंस शीट में आता है अक्यूमुलेटेड डेप्शन या अमोर्टाइजेशन में, ठीक है। तो ये सारे एडजस्टमेंट में से हमारे मतलब की सिर्फ ये 2 फिगर्स हैं जो कल नोट बनाते हुए हमने ले लेनी है। ओके, पिक्चर शिक्चर लेनी है ले लें, नोट करना है कर लें, मुझे नहीं मसला। और जिन्होंने ये कर लिया है नोट, वो पॉइंट नंबर 3 पढ़ना शुरू कर दें, उसमें देखें क्या हो रहा है। पानी नहीं है, चले। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं जी, नोट कल बनेगा इंशाल्लाह। अभी एक और एडजस्टमेंट बस जल्दी से कर लें, अल्लाह करे हो जाए ये वाली। कोई नोट तो नहीं कर रहा बच्चा? जल्दी कर लो यार, मैंने भी एडजस्टमेंट पढ़नी है। तो कोई नहीं है ना इंपॉर्टेंट I38, लिफ्ट कराने की जरूरत तो नहीं है ना इसको? पेपर में आना है, आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर आएगा। छोड़ के तो जाओ ज़रा। हाँ को सर जी पेपर आप गैस बता दें, मैं कहूँगा जो जो छोड़ के जाओगे। ओके जी, एडजस्टमेंट नंबर 3।
जज़ाकल्लाह भाई, जिंदा रहे। ऑन 1 अगस्त 2015 हमारा ये साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2015 पे। तो जुलाई का महीना गुजर गया और 1 अगस्त 2015 हमारे साल का दूसरा महीना शुरू हुआ। तो IAL हमारी जो कंपनी जिसका हम नोट बना रहे हैं, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, अभी सिर्फ एग्रीमेंट किया उसने, टू एक्वायर, टू टू जनरेट, एक्वायर। ये कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया फिर? कौन सा इंटेंजिबल हो गया? परचेज। तो परचेज इंटेंजिबल तो सुकून से एडिशन को तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान में रखो ये सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। ये क्या हुआ है जी? अभी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, टू एक्वायर ERP सॉफ्टवेयर विच वुड रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। हाँ जी, नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा, पुराने को रिप्लेस करना है तो पुराना चला जाएगा, ठीक है। द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 अप्रैल 2016। क्या मतलब? 1 अगस्त 2015 को फिर क्या किया था? वो तो सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट की डेट अब FAR 1 की चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। ऐसे ही होता था, एग्रीमेंट करते थे प्लांट खरीदने का, लेकिन प्लांट के आते आते टाइम लग जाता था। एग्रीमेंट की डेट रेलिवेंट नहीं है, अनलेस के कोई एडवांस वगैरह दिया हो तो एडवांस की एंट्री कर लेते हैं। तो एग्रीमेंट किया हमने, कोई मसला नहीं है। ये नहीं करना कि 1 अगस्त को एग्रीमेंट हुआ उसी दिन पुराने को डिलीट कर दो, आप अनइंस्टॉल। फिर वो ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 8 महीने कहाँ जाएंगे फिर? ये भी तो फिर आपने रिकॉर्डिंग करनी है ना सारी अकाउंटिंग की। तो जिस दिन नया ऑपरेशनल होगा उस दिन पुराना डिस्पोज करना है, उस दिन अनइंस्टॉल। जिस दिन नया ऑपरेशनल हो जाए उस दिन पुराने को क्या कर देना? अनइंस्टॉल, ठीक है। उड़ गया, पकड़ नहीं सके, ठीक है ना। इंटेंजिबल जो है, बात समझ रहे हो? तो 1 अप्रैल 2016 रेलेवेंट डेट है, 1 अगस्त 2015 नहीं है। अब 1 अप्रैल 2016 को क्या होगा? बोलो क्या होगा? पुराना एसेट डिस्पोज होगा, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, कैश डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट, गेन लॉस निकलेगा और नया इंटेंजिबल आ जाएगा, ऐड होगा। लेकिन ये तो सिर्फ हो गई एडिशन और डिस्पोजल की, डिस्पोजल और एडिशन की एंट्री। पुराने के डिस्पोजल की एंट्री आपने कर दी 1 अप्रैल पे खड़े होकर, और नए के एडिशन की। एक चीज़ आप भूल रहे हैं, आप बताएं ना, भूल आप रहे हैं, मैं तो नहीं भूल रहा। पुराने की 9 महीने बनते हैं, हाँ, पुराने की 8 महीने बनते हैं, 31 मार्च 2016 तक। पुराने की 9 महीने की अमोर्टाइजेशन की एंट्री पहले करोगे, फिर उसको डिस्पोज करोगे, फिर नए को ऐड करोगे, और फिर नए की 3 महीनों की डेप्रीसी अमोर्टाइजेशन को रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। एक्सचेंज नहीं है, रिप्लेस है। एक्सचेंज नहीं है, रिप्लेस है। पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड करो, सिंपल। नए का एडिशन। पुराने को 9 महीने डेप्शिट करके फिर क्या कर दोगे? डिस्पोज। और नए को ऐड करके आखिरी 3 महीने डेप्शिट करोगे। तो 4 एंट्रीज बनती हैं। 4 एंट्रीज करने के लिए 2 मिनट काफ़ी हैं। हर एंट्री को आधे मिनट में कर लोगे। करो, मैंने बाद में करनी है, पहले आप करो। चलो ठीक है, 4 एंट्रीज के 4 मिनट बहुत हैं सब। अच्छा सुन लो ज़रा, सुन लो, जब मैं बताऊंगा फिर उसके बाद 4 मिनट ज़रा सुन तो लो ना, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो समझ ना आए बाद में। जैसे कि ये पहले, जैसे क्या कहता है जी, IAL इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। परचेज प्राइस क्या हुआ करती है? एसिडी कॉस्ट में ऐड होती है, बोलो, ऐड होती है। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, नेवर नेवर, ट्रेनिंग को कभी भी कैपिटलाइज, ये तो एक्सपेंस आउट होगा। कंसल्टेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये कैपिटलाइज होगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल के लिए ना एक काम कर लें, कल इसके ऊपर बात करेंगे। मैं मिटा नहीं रहा, काट रहा हूं। इंक्लूडिंग 15% सेल टैक्स। सेल टैक्स ना असल में एडजस्टेबल होता है, और एडजस्टेबल टैक्सेस को एसिटी कॉस्ट में ऐड नहीं करते। लेकिन मैं आज इसकी बात नहीं कर रहा, ऐसे उलझ जाओगे। अब 10, 12, 15 मिनट रह गए हैं सिर्फ लीगल वाले,
तकरीबन 15 18 मिनट रह गए, ठीक है ना, 15 मिनट रहते हैं। कितने बजे तक क्लास होती है? 1:10 तक। हाँ, तो तकरीबन 18 मिनट रहते हैं। तो ये ना हो कि आप वो पुराने का डिस्पोजल और नए का एडिशन रिकॉर्ड करने के बजाय इसमें उलझ जाओ। कल इस पे बात कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिलहाल यूं समझें कि ये नहीं है, या यूं समझें कि ये नॉन एडजस्टेबल है, नॉन रिफंडेबल है, तो फिर तो ऐड होना चाहिए ना एसडी कॉस्ट में, तो बोलो। तो इसलिए समझ लो कि ये है नहीं, या अगर नहीं इसको जो है वो इग्नोर कर पा रहे तो फिर ये समझ लो मेरे कहने पे कि ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है, इसलिए इसको एसडी कॉस्ट में पड़ा रहने देना है। ओके, ठीक है ना। इसका मतलब 115 परचेज प्राइस ही आपने ऐड करनी है, छोड़ दोगे इसके अंदर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स, छोड़ दो इसमें कोई एडजस्टेबल रिफंडेबल टैक्स पड़ा है। ओके, अब क्लियर हो गया। आगे कहता है ईआरपी सॉफ्टवेयर, ये नए वाला, हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 15 साल। हाउएवर आईएल एक्सपेक्ट्स टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 साल। हाँ जी, पहली क्लास याद है? हैं, पहली क्लास में क्या कहा था? बनाने वाला चाहे कह रहा है 25 साल तक चलेगा, हम 5 साल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 500। बनाने वाला कह रहा है 15 साल इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है? 10 साल। तो फॉर द पर्पज ऑफ अमोर्टाइजेशन हम 10 साल को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज बिकम रिडंडेंट, फारग, फारिग नहीं, फारग सेकंड फॉर्म है ना, एंड इज ऑफ, इसलिए मैं कह रहा था एंड इज ऑफ नो यूज। ठीक है, आपने बस राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। इसका मतलब कैश कुछ नहीं आना, कैश किसी इस्तेमाल का ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्पोजल की एंट्री सारी सही हो रही होगी, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी आप निकाल लेंगे, आप एसेट की सॉफ्टवेयर की पुराने वाले की कॉस्ट भी ऊपर पड़ी हुई है वो भी निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं, 9 महीने की डेप्शन भी ऐड कर लेंगे, लेकिन कैश ज़ीरो होगा। मैंने कहा बता दूं, गलती ना हो, ठीक है। तो ये जी सारी एडजस्टमेंट है, इसको अब कर लें आप 4 मिनट में, 4 एंट्रीज कर लेंगे ना, आसान है। मैं यहाँ पे करूँगा सॉल्व, क्योंकि कल नोट बनाएंगे ना, तो फिर ये सवाल को छुपा के ना ऐसे करके एडजस्टमेंट सामने रख लेंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। तो फिर बस हम नोट ऐसे 5 मिनट में ऐसे करके नोट बनेगा। सिर्फ कल अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसमें लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर हमारा इंशाल्लाह टॉपिक तकरीबन कंप्लीट होगा। जल्दी करें। बेटा पेपर के लिए ना क्लासेस पेपर्स के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम पेपर में जो करना है वो नहीं कर रहे। लेकिन वैसे भाई साहब का सवाल रेलेवेंट था, मैं वैसे मजाक, मैंने कहा जरा बोर हो गया ना, काफ़ी देर से कोई हंसी वाली बात ही नहीं की, लेकिन आप लोग इतने बोर हो गए कि आप हंसे भी नहीं उस पर। भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले ना स्टार्ट में ये कहा था कि ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें से बल्कि अभी तक जो मैंने कहा, जो कुछ किया हमने, वो कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं था। तो वर्किंग के अंदर कख भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर अगर कोई चीज़ आपने कैलकुलेट की है, जैसे कि आपने इंटेंजिबल का 30 लिखना होगा, कल नोट में बताऊंगा ना, नोट तो बनाने दो, उसमें आप छोटा सा मार्क लगाओगे वर्किंग वन का, छोटा सा, जैसे वहाँ करते थे, वर्किंग की हेडिंग बनाओगे और वहाँ पे जाके लिखोगे 40 × 9 बाय जो भी होगा 6/9, बस ये शो करना है। बाकी एंट्रियाँ टाइम लाइन ये वो कुछ नहीं करना, ओके। लेकिन सवाल एंट्री इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आई एस, सुन लो, IS 38 के अंदर जनरल एंट्रीज भी मांग लेता है, ऐसा ही सवाल होता है। IS 38 के अंदर एक्सप्लेनेशन मांग लेता है, बिल्कुल ऐसा सवाल ही होता है। इसी ऐसे सवाल में से नोट भी बनवा रहा है, तो एक ही जैसा सवाल 3 तरह से टेस्ट हो सकता है। तो इसलिए नॉर्मली मैं जो सवाल करवाऊंगा आपको क्लास में वो सारे काम ही कर लेंगे, कम अज़ कम एक्सप्लेनेशन और जनरल एंट्री तो लाजमी करेंगे, जो भी मांगेगा। नोट सिर्फ आज बनाना सीख लेंगे। ये तफसीली जवाब था, पहले मजाक था, ओके। अच्छा जी, जल्दी करें, खेती करें, खेती।
कोई बच्चा ऐसा जो सारी एंट्रीज कर चुका हो? माशाल्लाह 10-12 बच्चे हैं, 15, शाबाश, बाकी भी हिम्मत करें। आसान है ना, आसान है अकाउंटिंग। साकिब उधर उधर बैठ जाओ। आपने ऐसा करना है, ज़रा 1:05-7 पे ना ताहिर साहब को बुला के लाना है, 1 मिनट के लिए सिर्फ, ठीक है? ताहिर डार साहब को बुला के लाना है 1:08 पे, ठीक है ना? सिर्फ 1 मिनट के लिए। लें जी, काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले पुराने एसेट को 31 मार्च 2016 तक अमोर्टाइज कर लेते हैं। क्या ख्याल है? अमोर्टाइजेशन की एंट्री होती है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। जी बच्चों, कॉस्ट मिल जाएगी। टॉप पे गिवन है 80 कॉस्ट है, और लाइफ भी खैर से यहीं पर ही गिवन है, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में पुराने की लाइफ को नहीं गिवन थी, वहाँ पे नए की लाइफ गिवन है, यूज़फुल, कि 10 साल हमने उसे इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब 80/5, ये तो पूरे साल की डेप्शन बनती है। हमने इस सॉफ्टवेयर को इस साल में कितना अरसा इस्तेमाल किया सिर्फ? तो 9/12 कितना? ये 12 रुपए की डेप्रीसिएशन पुराने की हमने चार्ज की। अब ये एक्यूमुलेट हो चुकी है। अब इसको क्या करना है, हमने बेचना है। ये इसी डेट के ऊपर दूसरी एंट्री भी हो रही है। अब साथ ही हमने उसको, बातें मत करो भाई, साथ ही हमने उसको अमोर्टाइज करके 9 महीने के लिए अब बेचना है, ठीक है? बेचना नहीं है, मतलब अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि ये किसी काबिल नहीं था, ये बस हमने अनइंस्टॉल करना है, कोई रुपया पैसा नहीं आना। एंट्री तो लिख लें, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, कैश डेबिट और इनटेंजिबल सॉफ्टवेयर क्रेडिट, ठीक है? सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 80, ये क्रेडिट होगी। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट होगी। इस साल के 9 महीने कितना अमोर्टाइज किया? 12। पिछले साल के एंड तक या इस साल के शुरू तक कितना हो चुका था? 48। 48 जमा 12 60। कितना कैश आया? तो 20 रुपए का क्या हो गया? अब देखो, ये जर्नल एंट्रीज पर्चे में नहीं करनी। पर्चे के अंदर मुझे गेन लॉस कोई नहीं लिखना होता, नोट बना रहा हूँ अगर तो, ठीक है? नोट के सवाल के लिए तो मेरे लिए रेलेवेंट है सिर्फ सॉफ्टवेयर के कॉलम के अंदर 80 रुपए का क्रेडिट होना, ये, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट के अंदर से 60 का डेबिट होना, प्लस 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 ये 12 पहले ऐड भी होगा। कल इंशाल्लाह नोट बनाएंगे ना, तो ये फिगर्स हम लिख रहे होंगे। तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखे पड़े होंगे हमारे 80 और 48, 48 ही है ना? 80 कॉस्ट में नज़र आ रहा होगा, कल इंशाल्लाह देखेंगे 48 एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन में नज़र आ रहा होगा, ठीक है? फिर इस साल का अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के अंदर हम 12 ऐड करेंगे, और फिर 60 को क्या कर देंगे? माइनस। ये तो हो गया पुराना एसेट गया। अब इसी दिन मैं, चलो डेट बदल देता हूँ, 1 अप्रैल 16 कर लेता हूँ, ताकि दोनों में फ़र्क रहे। 31 मार्च 16 की रात को जाते हुए अनइंस्टॉल कर गए थे, और 1 अप्रैल 16 की सुबह आते हुए इस नए को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है? अब इसका एडिशन, तो नया सॉफ्टवेयर आ गया जी। सॉफ्टवेयर का आना भी कॉस्ट पे होगा, और कॉस्ट में मैंने कहा 115 को अज्यूम कर लो कि ये सारी ही कॉस्ट है, ठीक है ना? 115 जमा 2 जी,
120 से सॉफ्टवेयर डेबिट। अब एंट्रीज कर रहे हैं ना, तो मैं एक्सपेंस भी लिख देता हूँ। एक्सपेंस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में इमीडिएटली फेंकना है आपने। कितना ट्रेनिंग कॉस्ट, कितना 2, और कैश कितना क्रेडिट हुआ 122। लेकिन मेरे नोट के सवाल के लिए रेलेवेंट सिर्फ कौन सी फिगर है, एडिशन के अंदर 120 का आना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए की जा रही हैं, वरना तो ज़बानी भी काम चल सकता था। तो कल इंशाल्लाह नोट बनाते हुए ज़बानी काम चलाएंगे, आज तो सिर्फ समझा इन बातों को, ठीक है। उसके बाद कुछ रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। 30 जून 16 पर 3 महीने जो अब ये वाला नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, इसको अमोर्टाइज भी करना है। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अब ये एसेट है 120 का, यूज़फुल लाइफ इसकी 10 है, 3 महीने इसको हमने यूज़ किया है, 3 रुपीज़ की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर यानी कि आपका अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस सिर्फ 12 नहीं होगा इस साल नोट के अंदर, बल्कि 12 जमा 3 15 होगा, ठीक है। और बात समझ रहे हो? अच्छा, बाकी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट तो 60 से ही होगा जाने वाला एसेट। फिर डिस्पोजल के अंदर 80 क्रेडिट होगा और एडिशन के अंदर 120 डेबिट होगा। ये आपका नोट बन जाएगा, सॉफ्टवेयर वाला कॉलम कंप्लीट है, ठीक है। ओके ओके, सॉरी किसी ने नोट करना हो तो ये यहाँ से शुरू हो, ये यहाँ से शुरू हो रहा है जी। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए था, मैंने इधर ही मैं ले आया था, ठीक है ना। और यहाँ से एडजस्टमेंट नंबर 3 शुरू कर दिया हमने, ठीक है ना। कल नोट बनाते हुए फिर इसकी हेल्प मिल जाएगी हमें। तो ये अगर किसी ने नोट फरमाना है तो ये नोट फरमा लें, पिक्चर भी ले सकते हैं। बैग बड़ी जल्दी बंद किया तुमने जी, नोटेड। अच्छा जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्लीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जी, एडजस्टमेंट नंबर 6। IAL uses cost model to value its intangibles and amortize them on straight line। अच्छा, ये तो हम वैसे ही कर रहे थे। एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ लें। 6 हमने कर ली, 1 हमने कर ली, ओपनिंग लिखने 2 कर ली हमने, कल नोट बनाते हुए 1 ले लेंगे ना, ठीक है। 3 भी हो गया, 2 एडजस्टमेंट्स रह गई हैं सिर्फ। 4 पढ़ें। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2016, IAL spent 10 million on development of a new brand. यूजफुल लाइफ ऑफ ब्रांड इज एस्टिमेटेड एज 10 years। लो जी, एडिशन इन ब्रांड भी आ गया और इसको अमोर्टाइज करेंगे 10 साल पे, सिंपल। प्यारे बच्चों, ब्रांड की डेवलपमेंट पे इन्होंने खर्चा किया है, यानी ये ब्रांड खुद जनरेट कर रहे हैं, इंटरनली जनरेट कर रहे हैं। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड अगर होगा तो वो कैपिटलाइज नहीं होना। इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है। लाइफ आईकैप ने आपको कन्फ्यूज करने के लिए दी थी, ताकि बच्चे तेज़ी में ब्रांड को एडिशन में लिखें और डेप्रिसिएशन करते हुए उसको डिवाइड बाय 10 करें, और ड्यूरिंग द ईयर में वो कहें कि चलो जी साल का पहला दिन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक एडजस्टमेंट चूंकि मैं नहीं करवा पा रहा, ठीक है, जिस वजह से ये नोट कंप्लीट नहीं आप घर पे कर सकते, इसलिए चाहें तो इतना नोट बना सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर वाला कॉलम बनाएं, आप ब्रांड्स वाला कॉलम बनाएं, प्रोडक्शन प्रोसेस वाला, लाइसेंस वाले की जगह खाली छोड़ देंगे। मैंने कहा किताबें बंद करें। कोई अहम बात करने लगा था, बुला दिया आप लोगों ने। नहीं, ठहर जाओ यार 1 मिनट प्लीज़। आप लोगों की किताबें बंद करने की वजह से ये हुआ सब कुछ। आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करना आप लोगों ने।
चलें अब नहीं याद आ रही, अल्लाह करे अब कल आ जाए, वरना ये नुकसान आपने अपना पक्का पक्का कर लिया, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना जी। जी होमवर्क के अंदर आपने क्या करना है, इन्हीं एडजस्टमेंट्स को दोबारा से रिवाइज़ करना है और 3 कॉलम्स बना लेने हैं नोट के, सिर्फ एक छोड़ देना है। कल मैं सारा नोट खुद बनवाऊँगा। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।